नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर दिवांशु किशोर ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर किया परिवाद दायर। जिले में पहुंचे राजद के पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर किया हमला। और अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति एसबीआई बैंक से निकल रहे शिक्षक से 2 बदमाशों ने छीने 1 लाख रुपए। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति स्थित एसबीआई बैंक से निकल रहे शिक्षकों से बदमाशों ने 1 लाख रुपए लूट लिए। इनका बाजार समिति गेट के पास, मेन रोड के पास इनका 1 लाख रुपया, उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपया था उसमें। हम जो भी आते हैं, कहाँ के लोग हैं ये? अय्यापुर के ही हैं। बाइक सवार बदमाशों ने शिक्षक से 1 लाख रुपए से भरे बैग की छिनतई कर ली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पीड़ित के बैंक से निकलते ही गेट पर धावा बोल दिया। इस दौरान उन लोगों ने रुपए से भरे झोले की खींचतान की, लेकिन बदमाश फरार हो गए। मामला जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति स्थित एसबीआई बैंक शाखा के समीप की है। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। लोगों ने मामले की जानकारी अय्यापुर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर अय्यापुर के दरोगा दीपक कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य बिंदुओं पर जांच की। शिक्षक से घटना के संबंध में पूछताछ की। पीड़ित अय्यापुर निवासी संचित कुमार है। उन्होंने बताया कि निजी काम के लिए रुपए की निकासी की थी। पैसों को एक झोले में रखकर वह बाहर निकल रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाश पहुंचे, तेजी से आए रुपए छीनने लगे। उन्होंने अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन वे झटके से झोले को लेकर फरार हो गए। वे जब तक शोर मचाते बदमाश 0 माइल की ओर भाग गए। एक थोड़ा मोटा था जबकि दूसरा पतला था। एक ने हेलमेट पहन रखा था, दूसरे ने नहीं। उनके पास हाई स्पीड बाइक थी। उन्होंने आशंका जताई कि किसी ने उनके बैंक में ही रेकी कर ली थी, जिसके बाद गेट से निकलते ही बदमाश ने रुपए छीन लिए। वहीं मामले में दरोगा दीपक कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। बदमाशों को चिन्हित करने की कवायद की जा रही है। और इनका बाजार समिति गेट के पास, मेन रोड के पास इनका 1 लाख रुपया, उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपया था उसमें। हम जो भी आते हैं, कहाँ के लोग हैं ये? अय्यापुर के ही हैं। अय्यापुर के हैं। कितने बजे की घटना है? 4 बजे से लेकर 4:15 बजे की घटना। अपराधी की कोई चिन्हित हुई है? मतलब किस गाड़ी से जांच किया जा रहा है। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ दिवांशु किशोर ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। चर्चा गिरिराज है, ये लोग हैं राजद के नेता हैं, ये लोग चुरकुट है, छिछोरा है, छुछुंदर टाइप से बात करते हैं। चुरकुट, छिछोरा, छिछुंदर, इन लोगों को कोई पूछता नहीं। औकात है तो गिरिराज को बोलिए मदद करने की। ये राजद के जो नेता है उसको बोलिए मदद करने की। जाप सुप्रीमो सह मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर कराया गया है, जिसकी सुनवाई 3 फरवरी को मुकर्रर की गई है। बताते चले कि पिछले दिनों वे जिले के खबरा में आयोजित मिलान समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इससे आहत होकर गिरिराज सिंह फैंस क्लब के संरक्षक सामाजिक कार्यकर्ता देवांशु किशोर ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में राजेश रंजन और पप्पू यादव के खिलाफ परिवाद दायर किया है। परिवादित के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि आईपीसी और सीआरपीसी के विभिन्न धाराओं में यह परिवाद दायर किया है। परिवाद को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 3 फरवरी को मुकर्रर की है, ताकि सुनवाई हो सके। खबरा गांव में पप्पू यादव जी ने भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया था। और गिरिराज सिंह जी पूरे देश के हिंदुत्व के चेहरा है, और हम लोग गिरिराज सिंह फैंस क्लब के सदस्य होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा आघात लगा। इसलिए आज माननीय न्यायालय में हम लोगों ने ऊपर केस किया है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 3 फरवरी का रख लिया है। 499-500। देवांशु किशोर, संरक्षक, गिरिराज सिंह फैंस क्लब बिहार। चर्चा गिरिराज है, ये लोग हैं राजद के नेता हैं, ये लोग चुरकुट है, छिछोरा है, छुछुंदर टाइप से बात करते हैं।
चुरकट, चुरकुट, छिछोरा, छिछुंदर, इन लोगों को कोई पूछता नहीं। औकात है तो गिरिराज को बोलिए मदद करने की, ये राजद के जो नेता है उसको बोलिए मदद करने की। औकात है तो बोलिए इलाज कराने की। औकात है तो अभी मर्डर हुआ है एक सोनार का, जाके बोलिए अपराधी के खिलाफ बात करने बेगूसराय में। अपनी कोई औकात नहीं, इन्हीं लोग के चलते आज ऐसी चीजें बढ़ी है। गिरिराज हो या जितने नेता इस टाइप के हो, इन नेताओं से समाज को बचना चाहिए और ऐसे लोगों को कानून एक बनना चाहिए कि जो लोग किसी को गाली डायरेक्ट देते हैं, जाति हो या धर्म, मजहब हो या भगवान आस्था पर, ऐसे लोगों को सभी तरह से वंचित करो, चुनाव लड़ने से रोको और सरकारी सुविधा से दूर करो। 21 जनवरी 23 को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो पूर्व सांसद हैं और जन अधिकार पार्टी लोकतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया और जिसमें हमारे जो मोकिल हैं देवांशु किशोर जी बहुत आहत हुए, मर्माहत हुए, उनको बहुत आघात पहुंचा। उस बयान में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह की क्या बात करते हैं, वो तो छिछोरा हैं, छुछुंदर हैं, छिलकुट है, छुलकुट है, इसी तरह इत्यादि इत्यादि शब्दों से संबोधित किया, जिसे आहत होकर हमारे वकील देवांशु किशोर ने आज मुख्य न्याय दंडाधिकारी के न्यायालय में 190 CRPC 1973 के तहत आज कंप्लेंट फाइल हुआ है, जिसमें 499, 499 एंड 500 यानी 500 IPC के तहत आज केस दायर हुआ है और जिसका नेक्स्ट डेट 3 फरवरी 2023 को मुकर्रर की गई है और फाइलिंग नंबर 517-23 है। जिले में पहुंचे राजद के पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर सीधा हमला किया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार में संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह से होगी। इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने सोमवार को चांदनी चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि देश में संविधान संशोधन की साजिश रची जा रही है, इसलिए संविधान बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब संविधान बचेगा तो देश भी बचेगा। आज पूरे देश में फिरका परस्त ताकतें मजबूत हो रही है, नफरत की राजनीति बढ़ रही है, इसे रोकना जरूरी है। अगर नफरत की राजनीति पर विराम नहीं लगा तो समाज में फूट पैदा होगी, इससे देश का माहौल खराब होगा। इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि वह कहते हैं कि देश को समाजवाद नहीं राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, जबकि खुद धर्म की राजनीति से मुख्यमंत्री बने हैं। जिसने 52 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वह लोगों को राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि वह अज्ञानी है। कोई भी शिक्षित व्यक्ति अनाप शनाप बयान नहीं दे सकता है। जो लोग समाज को बांटने की राजनीति करते हैं या बयान देते हैं, हम लोग उनका विरोध करेंगे। संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत ये यात्रा पर हम निकले हैं और लगातार यहाँ से हम लोग दरभंगा, फिर मधुबनी और आगे सभी जगह निरंतर ये प्रोग्राम चलता रहेगा। इसलिए कल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है, उस जयंती के अवसर पर भी हम लोग देश बचाओ संविधान बचाओ संकल्प लेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये संकल्प लेने की यह जो वक्त है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज भाजपा शासित प्रदेश के एक मुख्यमंत्री, जो देश के सबसे बड़े प्रदेश है उत्तर प्रदेश,
मुख्यमंत्री यह कहते नहीं अघाते हैं कि हमको राष्ट्रवाद चाहिए, समाजवाद नहीं चाहिए। समाजवाद भारतीय संविधान के प्रियम्बुल में है कि हमारा समाजवादी राष्ट्र की परिकल्पना की गई है। यह संविधान धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी राष्ट्र की परिकल्पना की गई है। समाजवाद का विरोध संविधान का शपथ लेकर, संविधान पीठ पर बैठकर, क्योंकि धर्म सत्ता से आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आए हैं धर्म सत्ता से, राज सत्ता में आए हैं। राज सत्ता में आने के बाद संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ, कम से कम संविधान का ओथ लेकर, संविधान में प्रियम्बुल में जो चीज़ स्पष्ट है, समाजवादी राष्ट्र की परिकल्पना किया गया है, लोकतांत्रिक का और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, उसको धज्जी उड़ा रहे हैं। ये क्या संविधान पीठ पर बैठकर संविधान का ओथ लेकर उसका खुला खुला उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए हम समझ रहे हैं देश ये खतरनाक क्षणों से देश गुजर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर और संविधान पर। इसीलिए हम लोग संविधान बचाओ, संविधान बचेगा तो देश भी बचेगा। इसीलिए अभियान यात्रा हम लोग चले हैं यहाँ, क्योंकि इस तरह के बयान जब दे रहे हैं लोग तो देश को बांटने की बात कर रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रवाद की बात वो कर रहे हैं जो 52 बरस तक तिरंगा झंडा नागपुर के मुख्यालय में नहीं फहराया, वो अब राष्ट्रवाद की परिभाषा नई परिभाषा दे रहे हैं कि हमको राष्ट्रवाद नहीं, समाजवाद नहीं चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। ये असंवैधानिक बयान है, संविधान के विरोधी ये वक्तव्य है। वो भी एक संविधान के पीठ पर बैठकर संविधान का ओथ लेकर बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, विडंबना है। गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं कि मुसलमान। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मौलाना काजिम सबीब ने कहा कि जमीन बेचने के लिए खाली करवाया है। कमड़ा मोहल्ले के इमामबाड़ा एवं मस्जिद से प्रशासन के द्वारा हटाए गए अतिक्रमण पर मौलाना काजिम सबीब ने सवाल उठाया है। मौलाना का कहना है कि जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं से मिलकर वक्फ की जमीन को बेचने के लिए खाली कराया है। अभी जमीन का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए झूठा बयान जारी कर कहा गया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जबकि भूमाफियाओं के द्वारा कोलुआ के 100 एकड़, ब्रह्मपुरा के 20 एकड़ एवं कमड़ा मोहल्ले के 7.5 बिग्गा जमीन को भूमाफियाओं ने बेच दिया। इस जमीन पर से जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जबकि इसी जमीन पर से अतिक्रमण हटाना है। सारी बातें सोमवार को चंदवारा स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मौलाना काजिम सबीब ने कही। उन्होंने हाईकोर्ट के कागजात दिखाते हुए कहा कि इमामबाड़ा और मस्जिद की जमीन खाली कराने का कोई निर्देश नहीं है। मोतकी खा वक्फ स्टेट के दूसरे जमीन को खाली कराना है। भूमाफियाओं से मिलकर जिला प्रशासन ने ऐसी हरकत की है। उनका कहना है कि प्रशासन कोर्ट के निर्देश की समीक्षा करे और भूमाफियाओं के द्वारा बेची गई जमीन को खाली कराकर वक्फ को सौंपा जाए। 22 जनवरी को जो कमरा महल्ला में मोहम्मद तकी का अतिक्रमण खाली कराने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि हाईकोर्ट का आदेश था, ये भ्रम में रखना है आवाम को। हाईकोर्ट का आदेश नहीं है ये, और ये कहना है एसडीओ साहब का 2 बार हाईकोर्ट से मुकदमा हार चुके, कहाँ है लिखा है कागज, ये बिलावजा भ्रम फैला के अब बड़े बड़े भूमाफिया को सेटिस्फाई किया जा रहा है। अरे ये ट्राइब्यूनल का आधा अधूरा आदेश था जिसका डेट कल भी था, कल भी है, उसमें साफ लिखा हुआ है अतिक्रमण मोहम्मद तकी का खाली कराया जाए। तो अतिक्रमण तो यहाँ मौजूद है कि अतिक्रमण क्या है, जिसके ऊपर खुद वहाँ का मुतवल्ली लिख रहा है कि बड़ा बड़ा मकान अतिक्रमण है, 7.5 बीघा जो है वो गायब है, इसको इन लोगों ने खाली नहीं कराया। मस्जिद इमामबाड़े को इधर से उधर करके कहते हैं अतिक्रमण। अरे मस्जिद इमामबाड़ा या मंदिर का कोई अतिक्रमण होता है? जो असल अतिक्रमण था बड़ा बड़ा उसे छोड़ दिया गया और भूमाफियाओं को इत्मीनान हो गया कि हम अतिक्रमण करो, कोई पूछने वाला नहीं है। बात जब बढ़ेगी तो मस्जिद मंदिर तक आ जाएगी, जमीन बिक जाएगा, लोगों का, जनता का हक बिक जाएगा। ये सब नाटक किया गया है बड़े बड़े भूमाफिया को सेटिस्फाई करने के लिए। उसी मैदान में पूरे शहर में जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, बड़ा बड़ा मॉल, शाह आलम, शब्बू, गुड्डू, माजिद, आरिफ रजा, 25 साल एओ है, कब्रिस्तान का सारा पैसा ले जाता है, जनता अपने पैसे से खर्च करती है। उसकी माता जी बेची हुई खुलवा की ज़मीन, ये सब पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और अतिक्रमण के नाम को मस्जिद इमामबाड़ा कर दिया गया, जो कि हमेशा खुला है, खुलाने का कोई अतिक्रमण नहीं होता, सबको पूछा और इसका हक है। सिर्फ भूमाफिया को
सेटिस्फाई करने के लिए भूमाफिया इत्मीनान रख ले कि अब उनके साथ कुछ नहीं होगा, आप जो बेचिए, बात हमेशा धर्म पे आ जाएगी, बेईमान इत्मीनान से घूमेगा। ये सब कुछ किया गया है कमजोरों को डराने के लिए, जबकि होना और बलपूर्वक प्रयोग से लोगों का डर। आप पहले नापी कराइए, बताइए सैकड़ों बीघा गायब है, कौन सा अतिक्रमण खाली हुआ जो लोग कह रहे हैं अतिक्रमण, या तो भ्रम में रख रहे हैं सरकार यहाँ के ऊपर कि अतिक्रमण खाली नहीं हुआ, अतिक्रमणकारियों को मजबूत किया गया है। तो मस्जिद और इमामबाड़े पे आपके कब्जे का आरोप लगा? कोई आरोप नहीं है, कोई कब्जा ही नहीं है, खुद एडीएम लिख रहे हैं यहाँ मौजूद है कि कोई कब्जा नहीं है, झूठ बयान किया गया है, ये झूठ बोला गया है। एडीएम खुद कह रहे हैं कि कोई कब्जा नहीं है मस्जिद इमामबाड़े के ऊपर, सबके लिए खुला हुआ है। जमीन 7.5 बीघा गायब है, इसे वक्फ बोर्ड खोजा, आज तक 7.5 बीघा जमीन को इन लोगों ने कभी नहीं खोजा, ना ये खोज रहे हैं। इसी तरह सैकड़ों बीघा कोलुआ में, बरहमपुरा में गायब है, बरहमपुरा में 23 कट्ठा जमीन बिकी है, 2 कट्ठा गरीबों पे केस कर दिया और 20 कट्ठा बड़े बड़े को छोड़ दिया, जिसमें जो है गुड्डू का कम से कम उसका 3 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन वहाँ के ऊपर है, क्या पूरा उसी का जमीन जो खरीद के बेचा है। ये सिर्फ भूमाफियाओं को बचाया जा रहा है, मुजफ्फरपुर में भूमाफियाओं को दबाव बनाया जा रहा है। तो मस्जिद में आप अपने समर्थकों को नमाज पढ़ने देते थे, दूसरे झूठ, ये भाई झूठ बोलने वाला जब इंसान नहीं होता तो मुसलमान और हिंदू कहाँ से होगा? चाहे मौलाना बोल रहा हो या कोई नेता बोल रहा हो, उधर जो बोला जो भी है, वो खुद मस्जिद में नमाज भी पढ़ने आता था और मजलिस भी पढ़ता था। कितना इतना बड़ा झूठा इंसान अगर कोई हो जाएगा तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, झूठी पे चल, और आधा सच तो और झूठ से बदतर है। तो वो कहते थे कि हम वहाँ पे कौन से जगह बोले वो उसमें नमाज पढ़ाते हैं, करार वाली वहाँ नमाज, भाई हर मस्जिद में अलग अलग नमाज पढ़ता है, लेकिन वहाँ वो खुद मजलिस पढ़ने यहाँ आते थे इमामबाड़े में, ये खुद मजलिस पढ़ने 5 साल से इमामबाड़े में आ रहे हैं। ये झूठ कैसे बोल रहा है ये इंसान? तो सब जब झूठा आदेश चल रहा है तो झूठा मौलवी बोले तो क्या दिक्कत? सब जानते हैं कि ये मजलिस पढ़ता था, इसको लोग मजलिस में आते थे, ये झूठ बोल रहा है। इसको पैसा देके, जैसे बहुत से लोगों को लाया जाता है भूमाफिया को, इसको भी पैसा देके लाया गया। मारीपुर स्थित निजी होटल सभागार में आरबीआई द्वारा बैंक कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिले में बैंक कर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए सोमवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में आरबीआई की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें एमएसएमई सेक्टर के बैंक कर्मियों को आरबीआई के डायरेक्टर ने प्रशिक्षण दिया। नेशनल मिशन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर बैंकर्स के तहत देश में बैंक कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें सरकार की योजना, सरकार के नियम के साथ साथ आरबीआई की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी जाती है। आरबीआई वर्ष 2015 से इस तरह का कार्यक्रम चला रहा है। मुजफ्फरपुर में 29वां वर्कशॉप आयोजित की गई है। इस अवसर पर आरबीआई के डायरेक्टर ने कहा कि प्रत्येक वर्ष आरबीआई के नियमानुसार बैंकर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान उन्हें साइबर फ्रॉड के मामले भी साझा किए। उनका कहना है कि अगर फ्रॉड के बाद 3 दिनों के भीतर कंप्लेंट दर्ज कराया जाता है तो संभावना रहती है कि उनका रुपए वापस रीपेमेंट कर दी जाती है। वहीं उन्होंने किसी भी फोन कॉल पर ओटीपी साझा करने से मना किया। तो आज हम यहाँ ये एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसको NAMCAP ये कहते हैं, नेशनल मिशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ बैंकर्स फॉर एमएसएमई सेक्टर। ये हम हर क्वार्टर में एक बार किसी जिले में जाके जो बैंकर्स हैं, जो एमएसएमई लेंडिंग से जुड़े हैं ना, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका नॉलेज, साथ साथ आरबीआई के जो रिसेंट पॉलिसी गाइडलाइंस है एमएसएमई सेक्टर के लिए, उनके लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। उसी कड़ी में आज हम मुजफ्फरपुर में आए हैं। इसमें हम आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम रिजर्व बैंक 2015 से कर रहा है और ये आज का हमारा प्रोग्राम 2 दिवसीय प्रोग्राम मुजफ्फरपुर में हमारा 29वां प्रोग्राम है। और इसके पहले तक हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 1000 बिहार के बैंकर्स को ट्रेनिंग दिया हुआ है। ट्रेनिंग में खास क्या किन चीजों को ध्यान देना होता है? ट्रेनिंग में ये ट्रेनिंग स्पेसिफिक एमएसएमई सेक्टर के लिए है और एमएसएमई सेक्टर से जुड़े जितने बैंकर्स हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, सो दैट कि वो एमएसएमई सेक्टर में जो बोरवर्स है ना, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उनको समझे और बैंक के जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है ना, उसके अंतर्गत वो काम करे। साइबर फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए साइबर फ्रॉड में जो यूज करते हैं उनमें भी थोड़ा कुछ डूज एंड डोंट्स है। अगर उसका हम इस अपने वो जो डूज एंड डोंट्स को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं एक सिंपली बता दूं, आप अपना वो जो मोबाइल ऐप है उसका जो आपका पासवर्ड है, जो पिन है, जो ओटीपी आता है, ये सब अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और अगर फ्रॉड हो भी जाता है तो आरबीआई के गाइडलाइंस हैं जहां पे अगर आप प्रिस्क्राइब पीरियड में, फॉर एग्जांपल अगर 3 दिन के अंदर
अगर आप अपना कंप्लेन कर देते हैं तो हो सकता है, और बहुत से केसेस में आपकी लायबिलिटी जीरो हो गई, अर्थात कि आपको फुल रीपेमेंट कर दिया गया है। सर, खासकर लोन ग्रांट को लेकर क्या सरल सुझाव दिए गए हैं या पहल किया गया, उस पर थोड़ा सा बता दें। नहीं, लोन में ये है कि बैंक को जो भी एप्लीकेशन आता है उनको डिस्पोजल करना है, या तो वो सैंक्शन लेटर देंगे या रिजेक्शन लेटर देंगे, और वो उनको जो भी उनका एक प्रिस्क्राइब है इंटरनल गाइडलाइन उसमें देना है। तो हर आवेदक को, चाहे उनका लोन सैंक्शन हुआ हो। बेहतर सामाजिक कार्य करने को लेकर बिहार के राज्यपाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रेड क्रॉस मुजफ्फरपुर द्वारा समाज के लिए बेहतर कार्य करने पर बिहार के राज्यपाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव को बधाई दी है और उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी मुजफ्फरपुर को प्रशस्ति पत्र भी दी गई है। दरअसल रेड क्रॉस सोसाइटी मुजफ्फरपुर द्वारा जिले में लगातार बेहतर कार्य किया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव उदय शंकर प्रकाश सिंह ने बताया कि यह पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार समाज के लिए कार्य करती है और खासकर असहाय लोगों की मदद करती है। उत्तर बिहार ही नहीं, बिहार में महामहिम राज्यपाल द्वारा ये प्रशस्ति पत्र देना अपने आप में बहुत गौरव की बात है। साथ ही ये प्रशस्ति पत्र हमको नहीं, यहाँ के जिलाधिकारी, डीडीसी और जो हमारे अध्यक्ष अमर पांडे जी है, कमेटी रेड क्रॉस के कार्यकारिणी समिति के कमेटी के लोग और मुजफ्फरपुर के लोगों का जो प्रेम मिला उसी का फलाफल है। ये बिहार में अकेला मुजफ्फरपुर है जो एक उपाध्यक्ष बिहार का और रेड क्रॉस मुजफ्फरपुर के सचिव होने के नाते एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को हम आग्रह किए और उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। क्योंकि मेरा छवि इस ढंग से था और 20 लाख से ऊपर का हॉस्पिटल बनाने जा रहा है वो अपने खर्च से शाही मीनापुर में और आई प्रखंड में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे कहने पर लोग इतना पैसा डोनेट करने के लिए तैयार हो गए। मेरे ही सामने जिलाधिकारी महोदय के सामने उन्होंने कहा कि इसमें जो भी खर्च लगेगा मैं करूंगा। और साथ में यहाँ जो ब्लड बैंक हम 2023 में ही उद्घाटन करने जा रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति जी आएंगे, राज्यपाल महोदय आएंगे, वार्ता हुई है, उसमें भी 5 लाख रुपया डोनेट करने के लिए तैयार है। लोगों को इतना प्यार कैसे देख रहे हैं? लोगों का प्यार वही संबंध है जैसे सुई धागे का। लोग हमको प्यार देते हैं, लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका कोई नहीं उनका हम सुनते हैं। अगलगी हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, उसमें हम तत्पर रहते हैं। और कभी भी कोई भी इंसान जो ज़रूरतमंद है, ब्लड का ज़रूरत हो, पूरे बिहार में 22 डिस्ट्रिक्ट में हमारा ब्लड बैंक चल रहा है, हम प्रयास करते हैं उनको मुहैया करावे ब्लड। जिले में पहुंचे पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि राजद तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने सोमवार को मारीपुर स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरित पर दिए गए बयान पर नाराजगी जताया है। पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री के अशोभनीय बात कही है, अर्थ को गलत तरीके से बताया है, राजद तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अकलियत समाज पर से उनका पकड़ ढीलापन रहा था, इसे मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने गलत बयान दिया है। वोट की समीकरण को साधने के लिए राजद लगातार प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने जो भी विकास के काम किए हैं उसमें भाजपा सहभागी है, भाजपा के सहयोग से ही काम हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अकेले कुछ भी नहीं किया है, जब भाजपा के साथ में थी तो बैठकर एजेंडा तैयार करते थे। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर आए थे। इसी दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को आयोजन किया। सारी बातें प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कही है। देखिए, हिंदू समाज जो है आज मजबूत है तो हिंदुस्तान मजबूत है।
और ये सांस्कृतिक राष्ट्र है। भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और वसुधैव कुटुंब है की भावना से भारत का हिंदू काम करता है। लेकिन तथाकथित कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सम्मानित माननीय मंत्री के दर्जा में हैं, और उसमें भी शिक्षा मंत्री, जो अशोभनीय बात कह दिए। अगर ये कुरान पर बोले रहते तो इनको औकात का था लगा देता। चूँकि हिंदुस्तान है, हिंदू समाज जो है बहुयामी समाज है, बहुसंख्यक समाज है, और इसलिए हिंदू समाज सहनशील समाज है। अगर ये कुरान और बाइबिल पर बोले रहते तो इनको बताता। ये बयान इसलिए दिए हैं कि इनको अक़लियत मजबूती से समझ जाए कि ये हिंदू के विरोधी हैं और हमारे समर्थक हैं। तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, 50 साल तुष्टीकरण के राजनीति, अपना एक वोट का समीकरण बनाकर 50 साल राज किया। 15 साल लालू जी उसी राज से, वोट समीकरण से, माई समीकरण से राज किए। तो ये भी माई समीकरण अब ढीला पड़ रहा है, तो थोड़ा एम को टाइट करने के लिए ही बात बोले। उनको तो एक से एक विद्वान हमारे संत समाज ने कहा कि ये अशोभनीय बात बोल दिए, इस बात का कहीं तर्क नहीं है, इस चौपाई का जो अर्थ का अनर्थ बता दिए। तो ये हिंदू समाज के बारे में बोले हैं। दूसरे समाज के बारे में बोलते तो इनको औकात का था लगा देता। दुर्भाग्य है ऐसे असहिष्णुता पैदा करने वाले तथा कथित हिंदू समाज के लोगों के प्रति। यह असहिष्णुता पैदा करते हैं, और ये आज नहीं होता है। जब आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी जा रही थी तो इसी तरह कुछ लोग करते थे। आज जब मुगलों से हमारे सनातन धर्म के सन्यासी महात्मा जब लड़ाई लड़ रहे थे, संत समाज सनातन पद्धति से जब कि गौरव के लिए हिंदू समाज को जो है हजारों वर्ष मुगलों ने राज किया, लेकिन हिंदू समाज के लोग, संत समाज जब इससे लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय भी ऐसे असहिष्णुता पैदा करने वाले। अब यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है।
अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। कमरा मोहल्ला स्थित मस्जिद परिसर में जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनाती की। कमरा मोहल्ला स्थित मोहम्मद तकी खां वक्फ एस्टेट से कब्जा हटने के बाद दूसरे दिन सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद में नमाज अदा की गई। इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए लगभग 250 लोग शामिल हुए। नमाज अदा करने के बाद लोगों के चेहरे खिले थे और लोगों में काफ़ी खुशी रही। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
अतिक्रमण के बाद से ही मस्जिद और इमामबाड़ी के अलावा पूरे मोहल्ले में पुलिस बल तैनात है। ड्यूटी में तैनात दरोगा अखलाक उर रहमान ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल अनिश्चितकाल के लिए तैनात की गई है। मौके पर दंगा पार्टी बल को तैनात किया गया। कल जो अतिक्रमण जो वक्फ बोर्ड का जमीन का जो खाली करवाया गया, उसी को शांति व्यवस्था रखने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा हम लोगों को अनिश्चित काल के लिए 24 घंटा के लिए यहाँ रहने का आदेश हुआ है। कितने फोर्स की हमारी? यहाँ 30 दंगा पार्टी फोर्स है ना, एक जमेदार साहब है, एक हम है। और किस तरह से यहाँ कितने घंटे का ड्यूटी है? यहाँ लगातार 24 घंटे की ड्यूटी है। आज आप लोगों की सुरक्षा में नमाज पढ़ाई? जी, मैं हम लोगों की सुरक्षा में नमाज पढ़ाई है। निराला निकेतन परिसर में नागरिक मोर्चा ने आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के जयंती पर समारोह का आयोजन किया। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की 107वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को नागरिक मोर्चा की ओर से जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चतुर्भुज स्थान स्थित निराला निकेतन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। समारोह को संबोधित करते हुए नागरिक मोर्चा के मोहन सिन्हा ने कहा कि जानकी वल्लभ शास्त्री ने अनेकों किताबें लिखी, लेकिन जो किताब अभी मौजूद है उनमें भी दीमक लग गया है। निराला निकेतन एक राष्ट्रीय धरोहर है, प्रशासन इसे बचाने में पहल करे। वहीं कुछ दिनों पहले ट्रस्ट बनाया गया था, लेकिन जो भी न्यास के लोग हैं सभी दिल्ली में रहते हैं और जानकी वल्लभ शास्त्री की प्रतिमा मुजफ्फरपुर में है। यहाँ तक कि पुण्यतिथि एवं जयंती पर भी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया जाता है। सरकार से मांग है कि जानकी वल्लभ शास्त्री जी के पुण्यतिथि एवं जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाए। बड़ा ऐतिहासिक दिन है मुजफ्फरपुर के लिए। मुजफ्फरपुर की पहचान, मुजफ्फरपुर की शान, मुजफ्फरपुर का गौरव, विश्व में जिनका नाम है, आज वह स्थान बिल्कुल उपेक्षित पड़ा हुआ है। महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की आज 107वीं जयंती है। आज ही के दिन 1916 में महामानव का जन्म हुआ। कितना किताब, कितना गजल, कितना लेख उन्होंने लिखा होगा, लेकिन अभी 2-4-5 रोज पहले ही समाचार पत्रों में और मीडिया में यह समाचार काफ़ी प्रमुखता से आया है कि उनके किताब को दीमक चाट रहा है, दीमक खा रहा है। रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, रद्दी के भाव में बेचे जा रहे हैं। यह एक धरोहर था, इसको संजोग कर रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। न सरकार को चिंता है, न प्रशासन को, न आम जनता को। आज इतना बड़ा शहर, मैं धन्यवाद देता हूँ कवि, साहित्यकार, गीतकार, लेखक डॉक्टर संजय पंकज जी को कि कम से कम शास्त्री जी के नाम को जीवित रखे हुए हैं। हर महीने के 7 तारीख को यहाँ पर कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन, कवियों को बुला करके कार्यक्रम कम से कम आयोजित करते हैं। कम से कम शास्त्री जी का नाम समाचार पत्रों में प्रत्येक महीना आता है, उसका श्रेय हमारे भाई संजय पंकज जी को है। लेकिन क्या ट्रस्ट बना है, क्या न्यास बना है, कहाँ है उनके लोग, क्या कर रहे हैं, इसका कोई पता नहीं। औराई प्रखंड के रतवारा पंचायत के उर्फ मुखिया के गायब जेट को पुलिस ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के समीप बरामद किया। औराई की रतवारा की उर्फ मुखिया सैल देवी का गायब जेट अजय महतो 3 दिन बाद पुलिस को मुजफ्फरपुर में स्टेशन के पास मिला। उसके बरामद होने की जानकारी डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने प्रेस वार्ता आयोजन कर दी। डीएसपी पूर्वी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में अपहरण की बात सामने नहीं आई, वह खुद कहीं गया हुआ था। अजय महतो को सोमवार को न्यायालय में पेश कर 164 के तहत उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। उसके आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी पूर्वी ने बताया कि अजय महतो के गायब होने के बाद उसके अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 3 दिन से उपद्रव की साजिश रची जा रही थी। अब पूरे मामले का पटाफिक्स हो गया है। बता दें कि रतवारा में सिलापट तोड़ने के विवाद के बाद पंचायत के उर्फ मुखिया सैल देवी का जेठ अजय महतो रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। बीते शुक्रवार को अजय महतो की पत्नी रिंकू देवी ने थाने में आवेदन देकर अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि अजय महतो को पंचायत के मुखिया अबू बकर व उनके पुत्र ने फोन कर
गुरुवार को शाम बुलाया था। वहां मारपीट कर उसके गायब कर दिया गया। आशंका जताई थी कि पूर्व के विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद इस मामले को लेकर औराई थाने पर दिन भर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इधर जिस स्थल पर शिलापट टूटा था वहां से अजय की बाइक मुखिया अबू बकर और उनके लोगों ने पुलिस को सौंप दी। इसको लेकर इलाके में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई थी। अंतर्गत अपहरण का एक मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर के लगातार वहां का माहौल गर्म था और अपहरण को लेकर के पुलिस के विरोध में वहां पे प्रदर्शन हो ही रहे थे। थानाध्यक्ष औराई और पूरे मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आलोक में इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। जो अपहरित व्यक्ति है उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इनका कल हम लोग 164 का स्टेटमेंट भी कराएंगे और उसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। किनके द्वारा अपहरण किया गया था, क्या कारण था? कारण क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका कल माननीय न्यायालय के सम्मुख हम 164 का स्टेटमेंट कराएंगे और उसके बाद ही इस संबंध में कुछ पूर्ण मुनासिब होगा। कोई फिरौती वगैरह सब डिमांड था क्या पहले से? नहीं, फिरौती का कोई मामला नहीं आया है। 164 का हम लोगों ने इनको बरामद किया है। 164 का स्टेटमेंट कराने के बाद ही इस विषय में कुछ कहना मुनासिब। मनियारी थाना क्षेत्र के माड़ीपुर गांव में हुए हत्या मामले में नया मोड़ सामने आया। मामला मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के माड़ीपुर गांव का है। यहां विगत 17 तारीख को सूरज कुमार की हत्या का मामला प्रकाश में आया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इस मामले में एक नया मोड़ आया, जिसमें सूरज के पिता नंदलाल ने मनियारी थाना को लिखित आवेदन में यह कहकर पूरे क्षेत्रों को चौंका दिया कि सूरज कुमार, जिसे मैंने दूसरे के घर जाकर बैर तोड़ने के क्रम में डांटा फटकारा था, जिस आवेश में आकर सूरज कुमार ने अपने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर लिया। कुछ लोगों के बहकावे में आकर नंदलाल ने सूरज कुमार के शव को अशोक कुमार झा के घर पर रखकर उग्र प्रदर्शन किया था, जिस क्रम में अशोक झा के घरों में काफी लूटपाट कर कई लाखों का सामान, गहना आदि लूट लिया गया, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है नंदलाल और उसके सहपाठी के द्वारा अशोक कुमार झा और उसके परिवारों को मोहरा बनाकर हत्या के प्रारूप रचने में कामयाब हो सके। किंतु पुलिस के सख्ती पूछताछ पर नंदलाल ने कबूल कर लिया और लिखित रूप से आवेदन देकर अपने पुत्र की आत्महत्या की पुष्टि की। अब देखना लाजमी होगा कि प्रशासन किस तरह अशोक झा के घरों में लूटे हुए सामानों को सुपुर्द करने में काम करती है। माड़ीपुर अशोक झा के दरवाजे पर जो तारीख 17 को सब रख करके और हंगामा कराया गया, ये षड्यंत्रकारी ताकतों का है कारनामा और एक बहुत बड़ी लूटपाट और नुकसान किया गया है। ऑल्टो कार को तोड़ा गया है, सारे जेवरात को लूट लिया गया है और कातिलाना हमला किया गया है। जो लोग भी इस लूटपाट का विरोध कर रहे थे, वो भीड़ जो थी उनके खिलाफ चली जाती थी और उनकी हत्या करने पर उतारू हो जाती थी। सच बात यह है कि इसमें षड्यंत्रकारी ताकतें इसको दूसरे तरीके का रूप दे करके और ये करवा रही थी, जबकि जो मृतक थे सूरज कुमार, उनके पिता नंदलाल शाह ने पुलिस के ने जैसे ही थोड़ा दबाव दे के बात की है, सच्चाई जानने की कोशिश की है, तो इन्होंने खुद स्वीकार किया है और लिखित रूप से आवेदन दिया है कि मेरा लड़का सूरज कुमार, जिसको मैं डांटा था, वो अपने बागीचा में जाकर के आत्महत्या कर लिया है और लोगों के बहकावे में आकर के, मैं बेसुधी की हालत में था, लोगों के बहकावे में आकर के मैं उनके दरवाजे पर सब रख दिया और बता रहे थे, मुझे बहकाने वाले बता रहे थे कि वहाँ सब रखने से आपको मुआवजा मिल जाएगा। और उसके बाद भीड़ बढ़ती गई और ये षड्यंत्रकारी ताकतें उस भीड़ को उकसाने का काम करती रही और इतनी बड़ी घटना का अंजाम हुआ है। मैं कालीकांत झा, मुखिया प्रतिनिधि, इस घटना की घोर निंदा करता हूं और समाज के प्रबुद्ध लोगों से अपील करता हूं कि इस तरह की ताकतों से सचेत रहें और समाज में समरसता को बनाए रखें, शांति बहाल करने में मदद करें। नवयुवक समिति सभागार में जदयू के कार्यकर्ताओं ने पटना में आयोजित होने वाले कर्पूरी ठाकुर की जयंती को सफल बनाने को लेकर बैठक की। 24 जनवरी को पटना के बापू सभागार में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह की सफलता के लिए जदयू ने पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को जदयू नेताओं ने नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में बैठक की। इसमें जयंती समारोह को सफल बनाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में जिला से लेकर पंचायत स्तर तक के जदयू नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी नेताओं ने रोड मैप तैयार किया। जिले से सैकड़ों वाहन के जरिए जदयू नेता एवं कार्यकर्ता जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पटना जाएंगे।
बैठक को संबोधन करते हुए जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रवक्ता प्रोफेसर सबीर अहमद ने कहा कि देश में दो नायक हैं, एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं दूसरा जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसलिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह को भव्य तरीके से जदयू मना रही है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंचायत स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया गया है। पिछड़ा प्रकोष्ठ क्या कुछ बैठक किया गया, क्या कुछ उद्देश्य? कर्पूरी जयंती समारोह जो बापू सभागार पटना में मनाया जाएगा, उसी की तैयारी समीक्षा है। तो ये अंतिम बैठक है। माननीय कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह 2023 99वीं जयंती समारोह मनाया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बकिए जितने भी जदयू के मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, विधान पार्षद हैं और जदयू के जितने भी पूरे बिहार के कार्यकर्ता हैं, अति पिछड़ा के कार्यकर्ता हैं, सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता हैं, उसमें भाग लेंगे। और यह ऐतिहासिक जो है सो मनाया जाएगा। ऐतिहासिक तौर पर इसको लिया गया है। अभी तक जितने भी इनका जो पुण्यतिथि मनाया गया है वो सबसे ये अलग होगा। इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी घोषणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको जो उद्घाटन करेंगे उनका भी मैंने कोरोना काल में 2 बार नहीं हुआ है। इस बार बड़ी धूमधाम के साथ उसमें मुजफ्फरपुर से हजारों की जनसंख्या में सैकड़ों गाड़ी के काफिला के साथ यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे सभी प्रकोष्ठों के। उसमें अति पिछड़ों की भी भागीदारी बहुत ज़्यादा रहेगी। देखिए, आगामी 24 जनवरी को पटना के बापू सभागार में कर्पूरी जयंती मनाई जानी है। उसी की अंतिम समीक्षात्मक बैठक नवयुवक समिति ट्रस्ट में जनता दल युवक पार्टी के साथी यहाँ कर रहे हैं। देखिए, देश के अंदर 2 नायक हुए, एक लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, दूसरे जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी। और जन नायक के अनुयायी अगर सच्चे तौर पर कोई इस बिहार में और देश में है तो उस व्यक्ति का नाम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी पिछले कई वर्षों से लगातार कर्पूरी जयंती मनाते रहे हैं। उसी के क्रम में कल पटना में कर्पूरी जयंती होगी और मुजफ्फरपुर से हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। और यहाँ से गाड़ी, बस, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियों से सभी प्रखंडों से, मुजफ्फरपुर जिले के 16 प्रखंडों से और शहर के हेडक्वार्टर से पार्टी के सभी लोग, चाहे किसी प्रकोष्ठ के हों, मुख्य पार्टी के लोग हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी लोग भारी संख्या में कल पटना चलेंगे और कर्पूरी जी को हम लोग याद करेंगे। और नीतीश जी ने जो संकल्प लिया है बिहार के अंदर, देश के अंदर, कर्पूरी जी को याद करके उस माध्यम से उन संकल्पों को हम लोग पूरा करने का काम। खबरों का सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारे सभी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।